ईची नाउ स्वदेश और स्वदेश आर में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बताते हैं किस तरीके का मार्केट एक्शन आज देखने को मिला। तो आज हफ्ते का पहला दिन, होली के बाद आज मार्केट्स में लाल रंग हमें दिखता हुआ नजर आया। देखिए, अगर हम देखें तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में भी बिकवाली की है, जहां उम्मीदें थी कि पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के चलते थोड़ी सी मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी, पर पूरा विपरीत एक्शन हमें देखने को मिला। निफ्टी में काफी गिरावट देखने को मिली, 17,117 के करीब निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों से ज्यादा की हम कमजोरी के साथ वहां पे ट्रेड और बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है वो बंद होता हुआ नजर आया। केवल एक निफ्टी मेटल काउंटर था जो कि सारे ही काउंटर्स मेटल इंडेक्स में तेजी दिखा रहे थे। पर आइए अब चलते हैं मानसी दवे के पास, जो कि मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन लेकर हमारे साथ मौजूद है। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे दिन बाजार जो है एक रेंज में ही कामकाज करता रहा और जब शुरुआत हो रही थी कुछ मिनटों के लिए तेजी हमने जरूर देखी, लेकिन उसके बाद बिकवाली का दबाव जो था वो हावी होता गया और एक रेंज में ही बाजार ने यहाँ पर ट्रेड किया। लेकिन बोरिंग डे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स थे जहाँ पर अपमूव्स हमने देखे, जैसे कि पेपर शेयर्स, शुगर शेयर्स, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला था। और कुछ स्टॉक्स भी थे जो कि आउट परफॉर्म भी कर रहे थे, जैसे जुबिलेंट फार्मोवा का स्टॉक जो कि दिन भर अच्छी तेजी के बीच ही काम करता रहा। ऐसे में निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, कोल इंडिया, हिंडाल्को, यूपीएल, ओएनजीसी, मारुति सुजुकी, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। बिकवाली का दबाव यानी कि लूजिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें, टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में बिकवाली हमने हावी होते हुए देखी। और पावर ग्रिड का स्टॉक जो था सबसे ज्यादा यहाँ पर 4% तक की गिरावट हमने यहाँ पर निफ्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा लूजिंग अगर मोमेंटम किसी में था तो वो पावर ग्रिड के स्टॉक में देखने को मिला। इस बीच ब्रिटानिया में भी बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखा। मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, ऑयल इंडिया, अलेम्बिक फार्मा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कमेंट्स टू नेम अ फ्यू, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आया। जैसे कि मैंने कहा, शुगर स्पेस में अच्छी तेजी देखने को मिली। इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी खबरें, साथ ही नितिन गडकरी जी का शुगर कंपनियों को जो बयान आता हुआ दिखा, उसके बाद शुगर कंपनियों में आज दिन भर अच्छा एक्शन देखने को मिला। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर में अच्छी तेजी के बीच कामकाज रहा। पैकेजिंग कंपनीज का भी आज दिन था, क्योंकि पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स, कॉस्मो फिल्म्स, जिंदाल पॉली, नहार जैसी कंपनियों में करीब 1 से लेकर 7% तक की बढ़त। तो यहाँ पर शानदार अपमूव्स इन तमाम सेक्टर्स में आते हुए देखने को मिले। इस बीच पेपर स्टॉक्स भी थे जो कि आज बजिंग मोमेंटम ही दिखा रहे थे। मेजर गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, मेटल्स और फार्मा गेनिंग सेक्टर्स में रहे। इन दोनों सेक्टर्स में अच्छी तेजी दिखी। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी और निजी बैंक क्षेत्र में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखा। तो आज दिन भर में एक रेंज में बाजार घूमते हुए दिखे और शुरुआती तेजी जो कुछ मिनटों की टिकी, उसके बाद कमजोरी जो थी वो हावी होती हुई दिखी और पूरे दिन उसी रेंज में फिर बाजार ट्रेड करते हुए दिखे। और क्लोजिंग के साथ भी इंडेक्सेस में लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ हमने देखा। धन्यवाद मानसी, ये पूरी डिटेल्स और मार्केट का पूरा एक्शन हमें बताने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सपर्ट्स की राय बताते हैं मार्केट पे किस तरीके का नजरिया उनका निकल कर आ रहा है, क्योंकि काफी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं मार्केट्स में। इस बीच हमने कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभाले रखा है और उनके मुताबिक एफआईआईज की वापसी से बाजार में आगे और तेजी की संभावना है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। Time where you will have to, kind of accept your limitation in predicting the future. A lot will depend upon how geopolitical situation pans out. Few things which is observable from the past 3 months, 4 months. One, FPIs were booking profit in India as it was one of the emerging market where they had money left on table. When US Fed raises interest rates, emerging market witness outflows. This time in many emerging markets, they didn't have profit. So India was their first choice to book profit. Second, domestic investors absorbed FPI supply of more than 150,000 crore on a net basis between primary and secondary market from October 21. And now FPI seems to have turned corner. They've started buying bits and pieces over here. October 21 to Feb 22, we saw FPI selling and domestic buying. Now going forward, if domestic and FPI both are buyers, then certainly there is more upside to the market.
शाह की आपने बाजार की चाल पर उनकी राय और उनकी सलाह सुनी है, लेकिन रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर पतंजलि आयुर्वेद की सब्सिडियरी रुचि सोया ने 35% डिस्काउंट पे 4,300 करोड़ रुपए के एफपीओ लाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के आगे की योजना पर ईटी नाउ स्वदेश ने बाबा रामदेव और कंपनी के सीईओ संजीव अस्थाना से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए इस बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। So our plan is that we will retire almost 3,300 crores of debt, which is almost reflecting nearly 80 to 85% of the company's debt. So we'll be left with very minimal debt towards partially towards the working capital and others. And so the debt component of the company's balance sheet will be negligible. And that also the plan is that we will retire in a few months' time. So basic idea being that the company has to be debt free as early as possible, and that other than the working capital requirements. And second part is that part of the proceeds we are going to use towards the working capital as well. देखो, रुचि सोया को के 4 पिलर्स हैं। जो पूरा पोर्टफोलियो उसको हमें 4 भागों में बांट के देखना चाहिए। 4 डिविजन्स हैं। एक है हमारा ट्रेडिशनल ऑयल बिजनेस, जिसके अंदर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके अंदर लगभग हमने जो हमारा पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 100% की ग्रोथ रेट ली है हमने सभी तरह से, टर्नओवर वाइज, एबिटा वाइज, सब तरह से। दूसरा, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का न्यूट्रेला ब्रांड के नीचे अभी एक बड़ा पोर्टफोलियो जुड़ रहा है, पतंजलि न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें हम विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और कोलेजन प्लस, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, और वो इतना जबरदस्त एक ब्रांड इक्विटी हमने देश में खड़ा कर दिया है। तो ये एक अपने आप में एक डिफरेंट लेवल का काम होगा, जो कि इमेजिनेशन से परे है। इतना बड़ा काम है ये। दूसरा, जो आपने फूड की बात की, तो बिस्किट ऑलरेडी हम ट्रांसफर कर चुके हैं पतंजलि का, और क्योंकि एक मदर कंपनी है पतंजलि, इधर रुचि सोया है, तो उसमें बिजनेस की सिनर्जी अच्छी रहे, इसलिए हमने पॉलिसीगत ये डिसीजन लिया, और इसलिए अपने विजन डॉक्यूमेंट में, आरएसपी प्लान में भी हमने डाला था कि हम जो है एक बिजनेस ट्रांसफर का जो भी एक जस्टिसफुल तरीका है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का फ़ायदा हो, और एक जो उसका एक लीगल तरीका है, और वो उस तरीके से उस बिजनेस को हम ट्रांसफ़र करेंगे। मोरली, प्रिंसिपली हमने एग्री किया है कि फूड जो है वो हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। अब वो एक प्रोसीजर है, उसमें समय लगेगा, वक्त के साथ एक बड़ी घटना होगी। तो एफपीओ अनाउंसमेंट के बाद ये था पतंजलि और रुचि सोया का मैनेजमेंट आपके लिए। और देखिए 35% के डिस्काउंट के बाद जो उनकी एफपीओ प्राइसिंग निकल कर आई है, उसके बाद ये लाजमी था कि स्टॉक में आज दबाव रहेगा। आज 9% की गिरावट आपको रुचि सोया के काउंटर में देखने को मिली। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ की, जहां पे एलआईसी ने अपने आईपीओ के लिए अपडेटेड डीआरएचपी अब सेबी के पास दाखिल कर दिया है। पर क्या नया है इस अपडेटेड डीआरएचपी में? तो इस डीआरएचपी में एलआईसी ने अपनी दिसंबर तिमाही के आंकड़े भी शामिल किए हैं, जबकि पिछले डीआरएचपी में एलआईसी ने सिर्फ सितंबर तिमाही की ही आय ब्यौरा की थी। वहीं हालांकि अभी तक सरकार ने आईपीओ लाने की कोई टाइमलाइन तय नहीं की है, पर बताया जा रहा है कि मौजूदा ग्लोबल हालात में सरकार एलआईसी के आईपीओ को फिलहाल जो है वो टाल रही है। ईपीएफ दर को कम किए जाने के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा है कि कई चीजों को ध्यान में रखते हुए ये दर तय की गई है। Holders of LIC will also be entitled to get the IPO issue because there is a reservation of up to 10% of the issue size for policyholders, and they may also get a discount on the offer price. So, as regard the LIC issue, policyholders' concerns were raised, and also on the embedded value itself. Member Shantanu Sen had raised it. The embedded value, so the Indian embedded value of LIC has been calculated in an extremely scientific way
and disclosed in the draft red herring proposal which was filed with the regulator and which now has been put in the public domain. The IEV of LIC is actually an actuarial metric, and it's based on the value of in-force business and has been reported by globally renowned actuarial firms. So investors and experts, particularly belonging to the actuarial field, have assessed the overall valuation of the life insurance company based on the IEV, and also the financial statements are also available for people to have a look at it. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, जहां पे कोविड के बुरे दौर का असर अब खत्म होने लगा है। और खास तौर से दो सेक्टर्स की बात करें तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो आय है वो दोबारा फिर से ट्रैक पे लौटने लगी है और फिर से प्री कोविड लेवल्स पर उनका जो कारोबार है वो देखने को मिल रहा है। आइए चलते हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित के पास, जो कि इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, बताइए। जी, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए ज़रूर ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि रिकवरी लगातार नज़र आ रही है और आंकड़े बता रहे हैं कि दोनों ही सेक्टर में रिकवरी कुछ यूं है कि लगभग प्री कोविड लेवल तक पहुंच गए हैं। मसलन अगर आप एविएशन सेक्टर को देखें तो पिछले तकरीबन 10 से 12 दिन में जो एयर पैसेंजर्स की संख्या है, एवरेज एयर पैसेंजर्स तकरीबन 3.5 लाख के आसपास हैं जो रोज़ाना सफ़र कर रहे हैं, हवाई यात्रा को चुन रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप रेलवे में भी देखें तो एवरेज रिजर्व टिकट बुकिंग जो है वो 10 लाख की संख्या को पार कर चुकी है। ये रोज़ाना की टिकट बुकिंग है। जो प्री कोविड लेवल रेलवे का है वो तकरीबन 6.5 से 7 लाख टिकट बुकिंग है पर डे का। और अगर आप एविएशन को देखें तो प्री कोविड लेवल बताता है कि तकरीबन 4 लाख लोग रोज़ाना वो एयर ट्रैवल को चुनते थे। तो ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि रिकवरी ज़रूर नज़र आ रही है और ये आगे भी बरकरार रहेगी। और जाहिर है इसके पीछे जो दो बड़े कारण हैं, सबसे पहला ये कि वैक्सीनेशन का दायरा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि तमाम राज्यों में या ज़िलों में जो रेस्ट्रिक्शंस, जो पाबंदियां लगाई थी कोविड के चलते, वो पाबंदियां लगभग हटा दी गई हैं। तो सरकार को लगता है कि इन तमाम वजहों के चलते ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा और साथ ही साथ जो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इन सेक्टर से जुड़े हुए अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूर राहत की बात होगी। ये तो यहाँ पर पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है टूरिज्म सेक्टर, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि देश की इकोनॉमी किसी भी ग्लोबल चुनौती का सामना करने को तैयार है। शक्तिकांता दास ने यहाँ पर सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा है कि उनकी बड़ी चिंता क्रूड और कमोडिटी की महंगाई और आरबीआई सिस्टम में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं वो होने देंगे। ये उनके तमाम बयान रहे। आइए आपको सुनाते हैं। I am happy to report that almost all banks, both public and private sector banks, have raised additional capital, and today, as I am speaking to you, the capital adequacy of banks is well above the regulatory requirements. It's about, on an, at the system level, it's at 16%. The gross non-performing assets of all banks put together are at an all-time low of 6.5%. So that has been possible because of the kind of, approach which we have taken. Of course, the banks have also risen, they have risen to the occasion. तो आज एफएम के भी जीएसटी पर बयान आए हैं, जहां पे जीएसटी का बकाया रकम के मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार राज्यों की बकाया रकम कंपनसेशन फंड में ट्रांसफर कर चुकी है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। On 16th May 2020, I had taken a decision after looking into all the recommendations which have come that this amount should be apportioned and consequential transactions should also be all carried out, so that entire issue of IGST and the pending payments, excess payments, reversal of excess payments, all that had been threadbare put in file, and reversal of transaction was split in 2 different stages. Even that had been accomplished, where in the first step 33,412 crore was transferred into the compensation fund
because from consolidated fund you don't deal with GST. Compensation fund is the one which receives it. The result of recovery of compensation given to states as a result of release of IGST, which has to be shared to them. In November 2020, sir, another 25,058 crore was released to states as the remaining share of that IGST issue, which was pending for the states. In all, through these two releases, central government released 58,470 crores from the Consolidated Fund of India for that transaction of the IGST, which till before 2017 and 18 did not have a formulation, and the GST Council had only ad hoc decided, please split it between the states and center. That entire episode had been gone through a GOM, which had all ministers in it. From the GST Council, a lot of ministers headed by Shri Sushil Modi, and after which, based on the recommendation, that entire episode of IGST pending payments had been cleared well before December of 2020. So I want that to be clearly put on the table, sir, so that members who would want to see it and get more details can get it. So IGST, no more pending amounts. चलिए बात करते हैं जीएसटी की, जिसमें फिर से बदलाव लाने की तैयारी है। ये जो बदलाव है कितना राहत या आफत वाला हो सकता है, देखिए हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष में। जीएसटी में फिर से हो सकता है फेरबदल और कैसे पड़ेगा आपकी जेब पे असर। करीब 5 साल पहले देश में जीएसटी लागू हुआ था और तब से लेकर अब तक जीएसटी को लेकर समय समय पर सवाल भी उठाए गए हैं और बदलाव भी होते रहे हैं, और इसी को लेकर एक बार फिर से देश में जीएसटी का स्लैब बदलने वाला है। आखिर ये बदलाव लोगों के लिए कितना मुश्किल भरा या राहत भरा हो सकता है, इस पर करेंगे अपने स्वदेश विशेष में चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में एक बार फिर बदलावों की चर्चा शुरू हो चुकी है। अगले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। इससे पहले स्टेट मिनिस्टर्स के पैनल ने कुछ ऐसे प्रस्ताव तैयार किए हैं जिसके काउंसिल में जाने से पहले ही सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल जीएसटी की 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कीमती मेटल्स के लिए अलग से खास रेट्स भी हैं, जिससे जीएसटी सिस्टम काफी जटिल हो जाता है। पैनल ने जीएसटी रेट में बदलाव के लिए प्रस्ताव दिया है कि 12% और 18% स्लैब को मर्ज करके सिर्फ एक रेट 15% कर दिया जाए। कुछ जीओएम सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, साथ ही वो ये भी मानते हैं कि सिन गुड्स पर सेस को और बढ़ा दिया जाए। जीओएम के कुछ सदस्यों को लगता है कि 28% के स्लैब से किसी भी आइटम को हटाया न जाए। जैसे सीमेंट को अगर हटाया गया तो राज्यों की कमाई घट जाएगी। इसके अलावा एक प्रस्ताव और भी है जिसे लेकर ग्रुप के अंदर अलग अलग आवाजें हैं, जिसके मुताबिक जीएसटी की थ्रेशहोल्ड रेट को 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाए। हालांकि इससे राज्यों की कमाई तो सालाना 1.5 लाख करोड़ बढ़ जाएगी, लेकिन कई सदस्यों को लगता है कि ऐसा करने के लिए समय वाजिब नहीं है, क्योंकि महंगाई 8 महीने की ऊंचाई पर है। देश में रिटेल महंगाई दर फरवरी में 6.07% दर्ज की गई है, जो कि रिजर्व बैंक के 6% के लक्ष्य से ज्यादा है। 5% स्लैब में ज्यादातर जरूरी आइटम्स आते हैं, जिसका सरोकार आम जनता से होता है। अगर इसे बढ़ाकर 8% किया गया तो महंगाई और बढ़ने का खतरा है। स्टेट मिनिस्टर्स के पैनल को जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में बदलाव पर अपने सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। मामले की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस हफ्ते दरों को लेकर अपना प्रस्ताव फाइनल कर सकती हैं। इसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक भी अगले महीने हो सकती है, जिसमें राज्यों के रेवेन्यू स्टेटस और पैनल की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इन प्रस्तावों को लागू करना आसान नहीं होगा। काउंसिल को राज्यों के साथ मिलकर ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे राज्यों की कमाई भी दुरुस्त रहे और जीएसटी की जटिलता भी कम हो। जीएसटी काउंसिल के ऊपर इस बात का दबाव है कि वो कुछ ऐसे फैसले करे ताकि राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी की जा सके। जीएसटी दरों के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ है, वो अपनी अंतिम सिफारिश जीएसटी काउंसिल को जल्द सौंप सकती है, जिसमें अलग अलग स्लैब को मर्ज करने का प्रस्ताव भी शामिल है। लेकिन जरूरी इस्तेमाल की ज्यादातर जो वस्तुएं हैं वो निचले स्लैब में है, लिहाजा स्लैब को मर्ज करने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है वो ये है कि जरूरी इस्तेमाल की जो वस्तुएं हैं उसकी कीमतों में बढ़ोतरी न हो। प्रकाश प्रियदर्शी, ईटी नाउ स्वदेश।
चलिए, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेश हरिभक्ति जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन है हरिभक्ति एंड कंपनी LLB के, और प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी संवाददाता 18 हाउस स्वदेश से। प्रकाश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, कितनी उम्मीद है जितनी सिफारिशें दी गई हैं, क्या क्या अटकलें आएंगी और क्या यहाँ से प्रोसेस रहेगी? क्योंकि अभी सुनने में कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि सब मर्ज हो जाएगा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि 5 से 8 हो जाता है इस महंगाई के दौर में, वो भी दिक्कत की बात है। तो हमें ज़रा प्रोसेस वाइज समझाएं कि अब यहाँ से क्या प्रोसेस है GST मीटिंग तक, और क्या क्या अटकलें और चैलेंजेस हैं इन सब में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त GST काउंसिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजस्व में तेज़ी से बढ़ोतरी कैसे की जाए, क्योंकि GST नियमों के हिसाब से 5 साल की अवधि जो है वो ख़त्म होने जा रही है जुलाई में GST कॉम्पनसेशन देने के लिए राज्यों की। लिहाजा राज्यों का घाटा जो है ख़त्म नहीं होगा, और अगर GST कलेक्शन में तेज़ी नहीं आती है तो फिर राज्यों के लिए फिर इस घाटे की भरपाई करना खुद से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी चुनौती है। उसको देखते हुए तमाम तरह के प्रस्ताव जो हैं उस कमेटी के सामने दिए गए हैं, जो कमेटी दरों में के जो GST रेट्स है उसके स्ट्रक्चर के लिए बनी है कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। उस कमेटी में कई तरह की सिफारिशें दी गई हैं। आपको जैसा कि याद है कि कुछ समय पहले फिटमेंट कमेटी ने एक सिफारिश दी कि जो 0% स्लैब है और जो 5% स्लैब है उसको मर्ज करके 8% स्लैब कर दिया जाए, मतलब कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है GST रेट का उसको 8% कर दिया जाए। इससे ये होगा कि जो ज़रूरी सामान है वो ज़्यादातर 5% स्लैब में है या GST से बाहर हैं, उनके ऊपर मुश्किलें आ जाएंगी, दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी और फिर महंगाई का खतरा मंडराने लगेगा। एक सिफारिश ये भी थी कि कुछ आइटम जो हैं जो 0% स्लैब में आते हैं, मतलब उस पर GST नहीं देना होता है, उनको भी कुछ कंडीशंस के साथ GST के दायरे में लाई जाए। अब सवाल ये है कि वो कौन कौन से आइटम्स होंगे, क्योंकि ज़्यादातर फूड आइटम्स जो हैं वो बाहर हैं। अगर उनको लाया जाता है फिर महंगाई का खतरा होगा। एक और प्रस्ताव ये है कि 12% और जो 18% का स्लैब है उसको मर्ज करके 15% का स्लैब कर दिया जाए। इस पर तो आम सहमति बनती हुई दिख रही है, लेकिन निचले स्लैब के लिए थ्रेशोल्ड को बढ़ाना ये एक बड़ी चुनौती है। 28% स्लैब में बहुत कम आइटम्स हैं, सीमेंट आइटम्स है जिसकी मांग की गई थी कि इसको सरकार को इस पर GST कम करना चाहिए, काउंसिल में प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए, क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी निवेश कर रही है और अगर GST की दरें कम होंगी तो इससे फ़ायदा होगा। लेकिन सरकार का अपना अलग मत है। उसका कहना है कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो 11.8% के करीब है। ऐसा नहीं है कि इससे सरकार ज़्यादा वसूल रही है मौजूदा स्ट्रक्चर में। ऐसे में अगर इसको और कम किया जाता है तो राजस्व की बढ़ोतरी नहीं होगी, राज्य सरकारों को दिक्कतें होंगी। तो ये तमाम तरह के प्रस्ताव हैं GOM के सामने। इस पर सिलसिलेवार तरीके से आम सहमति बनानी है। महंगाई के बीच में क्या रेट स्ट्रक्चर के लिए GOM जाएगी, एक बड़ी चुनौती है। क्या कुछ ऐसे आइटम्स जो कि उछले स्लैब में है उसको नीचे लाया जाएगा, या फिर जो बाहर है उसको GST स्लैब में लाया जाएगा। ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मंथन होना है। उम्मीद ये की जा रही है कि यूपी में जब सरकार का गठन हो जाएगा, क्योंकि यूपी के वित्त मंत्री भी इस GOM में शामिल हैं, फिर बैठक होगी और फिर उसके बाद अंतिम सिफारिशें जो है वो GST काउंसिल के सामने सौंपी जाएगी। शैलेश सर, अगर हम प्रकाश की बात को सुने तो ये लगता है कि अंत में, क्योंकि बात है राजस्व बढ़ाने की, तो आएगी तो महंगाई ही। क्या कोई तरीका है कि एक तरीका हो जिससे कि थोड़ा राजस्व बढ़ जाए लेकिन आम आदमी की जेब है वो थोड़ी सी बची रहे, क्योंकि इस समय महंगाई से वैसे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है आम इंसान? मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा हमारे सब लिसनर्स को कि जब GST को स्थापित किया था अपने सदन में, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको बताया था गुड एंड सिंपल टैक्स। और अगर हमको इसको गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना है तो एक ही दर होना चाहिए 15% का, और जो नीचे का दर है 5% का, उसको लिमिट से बढ़ा के 8% करने का प्रस्ताव जो है, मैं समझता हूं इतना इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, क्योंकि इससे जो ITC में जो लोगों को फायदा होगा और लोग जैसे GST प्रणाली में शामिल होंगे, तो ITC के जरिए ऑफसेटिंग मैकेनिज्म लागू हो जाएगी और मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इतनी ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि आज के दिन एक चीज तो बहुत साफ है कि जो कलेक्शंस हुए GST में, पहली बार इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर ने रुक के बजट स्पीच के बीच में GST के आंकड़े बताए थे, क्योंकि ये आंकड़े बहुत
फैंटास्टिक आंकड़े बन चुके हैं। 1,40,000 करोड़ का एक महीने में जीएसटी का कलेक्शन हुआ था। और जो फॉर्मलाइजेशन हुआ है हमारी इकोनॉमी का, डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर आ गया, ये सब आ गया, हमारा बॉन्ड डिजिटल टैक्स है जीएसटी। तो मुझे लगता है कि अगर 15% स्लैब रेट, नो नीड फॉर द जो 28% का जो स्लैब है उसको तो हटा ही देना चाहिए। सब चीज पे एक ही दर होना चाहिए 15% और लोएस्ट लेवल पे 8% और बहुत साफ तरीके से एग्जेम्प्ट जो करने हैं वो जरूर ऐसी आइटम ही होनी चाहिए, बहुत कम आइटम होनी चाहिए जो रोजमर्रा की चीजें। तो मैं समझता हूं कि 0, 8, 15 ये एक बहुत अच्छा सिंपल, गुड एंड सिंपल टैक्स जीएसटी को बना देगा, जिसकी अपने देश को बहुत जरूरत है। और मैं समझता हूं कि इससे फॉर्मलाइजेशन और तेजी से बढ़ेगा और जो टैक्स कलेक्शन है वो और बढ़ेगा। प्रकाश, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आप लगातार वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिलते रहते हैं, अलग अलग और अभी नॉर्थ ब्लॉक के जो अधिकारी हैं जो वहाँ पे आपकी मुलाकात होती रहती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या मन है यहाँ पे? ये तो चलिए स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई, उनके पर्सपेक्टिव की बात हो गई, पर फाइनेंस मिनिस्ट्री इस समय क्या कहती है? वहाँ पे जब आप बात करते हैं वहाँ के अधिकारियों से तो क्या सेंस मिलता है आपको? देखिए, वित्त मंत्रालय के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती है कि राजस्व कैसे बढ़ाई जाए। वो इसलिए क्योंकि राज्य सरकारें लगातार ये मांग कर रही हैं जीएसटी काउंसिल में कि जो कॉम्पनसेशन की म्याद है, जो कि 5 साल पूरी होने जा रही है जुलाई में, और जुलाई से फिर कॉम्पनसेशन की अवधि म्याद अगर खत्म हो जाएगी तो फिर राज्यों के सामने मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि कोविड की वजह से उनका राजस्व काफ़ी प्रभावित हुआ है। ऐसे समय में अगर सरकार कॉम्पनसेशन नहीं देगी तो फिर उनके सामने मुश्किलें आ जाएंगी। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि राजस्व कैसे बढ़ाई जाए। जो फाइनेंस कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सालाना 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है राज्यों को, अगर आप जीएसटी कलेक्शन की बात कर लिए, और इसकी भरपाई सरकार कर रही है। अगर आप कॉम्पनसेशन नहीं देंगे तो और 4 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा तो राज्य सरकारें पैसे कहाँ से लाएंगी? सबसे बड़ी चुनौती ये है। अब आप राज्यों पर कितना दबाव डालेंगे कि वो मार्केट में जाएं, 50 साल के लिए लोन लें, भले वो 0% रेट पर ही हो। ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो RNR यानी कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का जो फॉर्मूला जीएसटी में बनाया गया था, औसत दरें अगर आप देखें, फाइनेंस कमीशन कहती है कि वो 15% के करीब नहीं है, उससे कम है, वो 11.8% के आसपास में है। ऐसे में दरों को बढ़ाने का स्कोप अभी भी है। अब सवाल उठता है कि क्या वित्त मंत्रालय इस बात के पक्ष में है, क्योंकि वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन होती हैं, उनके पास अधिकार है, सरकार इसको लेकर आगे बढ़ सकती है, उसकी मेजॉरिटी है जीएसटी काउंसिल में। अगर पक्ष में राज्य सरकारें वोट करती हैं, अगर वोटिंग की नौबत आती है तो ये फैसले लिए जा सकते हैं। पॉलिटिकल विल की बात है जो कि सरकार के पक्ष में है और सरकार ऐसा करती आई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है, महंगाई। क्या सरकार, ये तो तय है कि सरकार दरों के स्ट्रक्चर में बदलाव करेगी, लेकिन कब करेगी? अभी करेगी या कुछ वक्त और रुकना चाहेगी? यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से महंगाई और बढ़ी है। ऐसे में बेहतर वक्त क्या होगा? टाइमिंग का ही सवाल है। दरों के जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव तो होंगे, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। कब सरकार करेगी, कैसे करेगी, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। शैलेश सर, आपने जो इससे पहले बात करी थी 0, 8, 15 और वो जो आपने कहा कि गुड एंड सिंपल टैक्स, वहाँ पे कई बार सरकार का ये रिस्पॉन्स भी रहता है कि हमको सारे स्टेट्स को साथ में लेकर चलना है, इसीलिए एक सहमति बनाने में दिक्कत होती है। और यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या स्टेट्स मानेंगे? अगर आप 0, 8, 15 कर देंगे, जो 28% का उनका रेवेन्यू है उसको कैसे एकजुट होकर फैसले पे आया जाए, वो एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। मैं ये समझता हूं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट अब अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। और मैं ये देख रहा हूं, जैसे मैंने अभी गुजरात गवर्नमेंट के सदस्यों से थोड़ी सी बात की थी, उन्होंने अपने बजट बनाने का रवैया इस तरह से बदल दिया है कि उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज की एलोकेशन की क्षमता, ये सब बढ़ रही, और वो इस तरह से अपना अट्रैक्टिवनेस बनाने जा रहे हैं स्टेट का कि डेस्टिनेशन टैक्स जो है जीएसटी, उसकी डेस्टिनेशन अपने स्टेट में आए। क्यों? क्योंकि वहां बढ़ोतरी होगी, वहां इन्वेस्टमेंट होगा और सब ऐसे फल फूल सकेंगे। अगर सबने ये अपने खुद की
जो चिंता है वो छोड़ दी और पूरे देश को ध्यान में रखा, तो मैं समझता हूं कि पूरे राज्यों में क्षमता बढ़ सकती है और हर एक का ग्रोथ हो सकता है। जब इंडियन इकोनॉमी हर एक आदमी मानता है कि 9% से ग्रो करेगी, तो मैं सोचता हूं कि अगर थोड़ी सी ये सिंप्लिसिटी और सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेशन एंड लो लिटिगेशन आ जाए, तो मैं समझता हूं कि जो फाइनेंशियलाइजेशन होगा और लोग जो जुड़ेंगे इस प्रणाली में, उससे सभी स्टेटों को फायदा होगा और स्टेट्स अपने आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा के अपनी रेवेन्यूज बढ़ा सकेंगे और फिर बड़ी अच्छी तरह से बजटिंग करके अपने जो निवेश करना है स्टेट में, उसको बहुत प्रोडक्टिव तरीके से निवेश करेंगे, ऐसा मैं जरूर मानता हूं। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रूस यूक्रेन की जंग को महीना होने को आया है, मगर बात वहीं की वहीं है जहां पहले थी। आखिर किस दिशा में जा रही है ये जंग, समझते हैं स्वदेश विशेष में। रूस यूक्रेन के युद्ध की तबाही दुनिया देख रही है, मगर तमाशबीन बनकर दोनों के बीच एक और सुलह की कोशिश हो रही है और दूसरी ओर धमकी और चेतावनियों का भी सिलसिला जारी है। ऐसे में यूक्रेन की विश्व युद्ध छेड़ने की धमकी ने टेंशन खड़ी कर दी है। सवाल आखिर चारों तरफ से घिर रहा यूक्रेन आखिर क्यों और किसके इशारे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहा है। पहले देखते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर और बातचीत। मलबे के ढेर और खंडहरों में तब्दील ये शहर न तो इराक का है न अफगानिस्तान का। ये है यूक्रेन का सबसे खूबसूरत शहर मारियुपोल, जो आज रूस के बम गोलों से बदरंग और बदहवास हो गया है। और अभी ये तबाही थमेगी नहीं, क्योंकि न तो रूस झुक रहा है और न ही यूक्रेन झुक रहा है। आज सुबह 5 बजे तक रूस ने यूक्रेन को सरेंडर के लिए कहा था, लेकिन 5 बजे के बाद यूक्रेन सरकार ने रूस के इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। यानी साफ है, यूक्रेन आर या पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस जंग को पूरा 1 महीना गुजरने वाला है, लेकिन रूस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। जिससे बौखलाए रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। उधर यूक्रेन के न झुकने के पीछे एक वजह यह भी है कि यूक्रेन को लगता है कि उसे दुनिया का साथ मिलेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हफ्ते पोलैंड के दौरे पर हैं, जहां वो यूक्रेन के मसले पर नाटो और यूरोपियन देशों के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनियन देश छोड़कर चले गए हैं। कुछ को पोलैंड ने शरण दी है, तो करीब 2 लाख यूक्रेनियन रूस की शरण में पहुंच गए हैं। इतना कुछ हो गया है, मगर यूक्रेन की अकड़ और रूस की जिद जस की तस है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की तो अभी भी पुतिन को वर्ल्ड वॉर की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस युद्ध का अंत बातचीत से नहीं, किसी खौफनाक अंजाम से होना तय है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंसल्टेंट एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट मारूफ रजा। मारूफ सर, जैसे कि हमने कहा, यूक्रेन झुक नहीं रहा, रूस रुक नहीं रहा, कहाँ जाते देख रहे हैं इस लड़ाई को? देखिए, एक किस्म से दोनों देशों ने एक मध्य का रास्ता दिखाने की कोशिश की है। रूस ने लड़ाई क्यों छेड़ी थी? जो उसके अंदरूनी कारण थे, वो तो रूस ने उसका ऐलान नहीं किया कि पूरे ही यूक्रेन का कंट्रोल वो करना चाहते थे, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग देश था, जो 25% के करीब दुनिया को अनाज देता था। उसके अलावा वहां बहुत मिनरल रिसोर्स और ये सब थे, जिस सब पे कब्जा करके रूस अपनी वित्त स्थिति और बढ़ाना या सुधारना चाहता था। लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि आप नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। जेलेंस्की साहब, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, बहुत बहादुर आदमी, अभी तक टिके रहे। ज्यादातर राष्ट्रपति अब तक अपनी जगह छोड़ के भाग जाते, जैसे आपने अफगानिस्तान में देखा, अशरफ गानी साहब, जिनको भी काफी अमेरिका ने चढ़ावा दिया था, लेकिन जब तालिबान उनके दरवाजे पे आके खड़ा हुआ तो वो भाग चुके। लेकिन जेलेंस्की साहब ने अब ऐलान किया कुछ दिन पहले कि वो 2 लाख यूक्रेनियन देश छोड़कर चले गए हैं। इतना कुछ हो गया है, मगर यूक्रेन की अकड़ और रूस की जिद जस की तस है। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनियन देश छोड़कर चले गए हैं। इतना कुछ हो गया है, मगर यूक्रेन की अकड़ और रूस की जिद जस की तस है। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनियन देश छोड़कर चले गए हैं। इतना कुछ हो गया है, मगर यूक्रेन की अकड़ और रूस की जिद जस की तस है। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनियन देश छोड़कर चले गए हैं। इतना कुछ हो गया है, मगर यूक्रेन की अकड़ और रूस की जिद जस की तस है। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनियन देश छोड़कर चले गए हैं। इतना कुछ हो गया है, मगर यूक्रे
कि नेटो में हमारी घुसने की चांस ही नहीं थी या हमारी घुसने की कोशिश पूरी ना होने वाली थी। अगर वो पहले ये ऐलान कर देते तो ये खून खराबा, ये बर्बादी नहीं होती और समझौता पहले ही हो सकता था। लेकिन मेरे को जो लगता है कि ये लड़ाई शुरू कराई है अमेरिका और उनके साथियों ने, क्योंकि वो चाहते थे कि लड़ाई का माहौल बने और उनका हथियारों बेचने का एक धंधों का या सौदे का एक और मैदान बने। और इसलिए अभी तक जो है एक से एक ऐलान किए जा रहे हैं कि हम यूक्रेन को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। मैंने तो पूरी लिस्ट बना रखी है। तकरीबन सारे यूरोप के देश हैं जिन्होंने करीब 500 से 1000 एंटी टैंक वेपन से लेके $1.5 मिलियन से लेके 6 से 8 मिलियन डॉलर की या तो यूक्रेन के ऊपर वायदा किया है या देने की कोशिश की है। इसलिए ये एक बड़ा खेल है जिसमें यूक्रेन को फायदा बनाया गया। अब आगे बात कहाँ रुकेगी? रशिया ने ये बता दिया है कि अगर यूक्रेन एक न्यूट्रल देश बनने को तैयार है, जो पहले भी यूक्रेन बनना चाहता था लेकिन उसने ऐलान नहीं किया था, जैसे स्विट्जरलैंड है, तो लड़ाई रुक सकती है। दूसरी बात, रशिया ने ये बोला है कि जो डोनबास के 2 इलाके हैं जिन पे रशिया ने किस्म से कब्जा कर रखा है, अभी तो बिल्कुल ही कर रखा है, लेकिन लड़ाई छेड़ने से पहले भी उन दोनों को रिकॉग्नाइज करके इंडिपेंडेंट एक देश बना के ऐलान कर दिया था। अगर यूक्रेन उसको मानने को तैयार है तब भी हम समझौता कर सकते हैं। मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है, जो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, कि लड़ाई जो है एक तरह से एक यूक्रेन के बीच में से एक नदी बहती है। आप मैप खोल के देखिए, उसका नाम है नाइपर नदी, DNIPER। वो नदी के आर पार दोनों देशों की टेरिटरी एक किस्म से बनेगी, जैसे जर्मनी का बंटवारा हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान। और कीव जो उनकी राजधानी है, जिसके नॉर्थ पे रशियन ट्रुप्स कई दिनों से खड़े हैं, बमबारी कर रहे हैं, वहां पे भी कीव का एक किस्म से वो घेरने को लगे हुए हैं, जैसे बर्लिन को घेरा गया था। और फिर वहां पे भी एक किस्म से एक दीवार खड़ी होगी, आइडियोलॉजिकल या एक्चुअली जमीनी दीवार। तो ये सब हालात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसके दौरान ऐलान एक दूसरे पे किए जा रहे हैं। यूएस तो अमेरिका पहले से ऐलान कर रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा और अमेरिका उसको रूस को सबक सिखाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ी दूर हटके इस लड़ाई से, जैसे हम इंडिया में हैं, और इसको आप पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें, इनके ऐलानों में इतना दम नहीं है जितना ये कह रहे हैं, क्योंकि इनमें ही कई देश हैं यूरोप के अंदर जो इस बात से सहमत नहीं है कि अगर बात और बिगड़ी, यूक्रेन के बाहर भी फैली, तो अमेरिका वहां पे जमीन पे आएगा उनकी मदद करने के लिए। जो नेटो का जो हल्ला मचा रखा है, नेटो के तो दांत बहुत साल पहले इन लोगों ने ही निकाल दिए थे। ये सोचा था कि अब इसमें हथियार वगैरह इतना डालने की क्या जरूरत है, अगर नेटो को कभी लड़ाई ही नहीं लड़ना पड़ेगा। तो एक पीस कीपिंग फोर्स टाइप बना रखा था जो कभी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं एक शानदार ड्राइव पर, और ये ड्राइव है किया कैरेंस और हुंडई अल्काज़ा के बीच। यहाँ पे तो चलिए टाइम्स ड्राइव पर लीजिए एक साथ 2 गाड़ियों का मजा। जिस तरह से एंट्री आसान करता है, वैसे ही एग्जिट भी आसान करता है। काफी कंफर्टेबली आपको कैरी करती है। ट्रिपल डिजिट जो स्पीड है वो खट से ये पकड़ रहा है। थोड़ी सी ज्यादा अग्रेसिव ये फील होती है। वेलकम टू दिस वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं कंपैरिजन एक नई कार किया कैरेंस का एक ऑब्वियस कंपैरिजन, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था इन दोनों को किस तरह से आप कंपेयर करते हैं पेपर के ऊपर, स्पेक्स के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, फीचर्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि गाड़ी नहीं है, तो इस वजह से हमने इसके टेस्ट ड्राइव रिव्यू को तरजीह दी। और सबसे पहले आपको हमने टर्बोचार्ज पेट्रोल वर्जन है उसका टेस्ट ड्राइव दिखाया, जो डीजल ऑटोमेटिक है उसका टेस्ट ड्राइव दिखाया, और अब बारी है इसके ऑब्वियस कंपैरिजन की, यानी किया कैरेंस वर्सेस हुंडई की अल्काज़ा।
लुक्स के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो शायद मेरे हिसाब से यही है कि सेल्टॉस की तरह कारंस नहीं दिखती है। जो भी चेंजेस आप इसके फेस पर देख रहे हैं वो इसे बहुत ही डिस्टिंक्ट लुक दे रहा है और ये एस्पेक्ट मुझे काफी अलग, काफी खास लगता है इस कारंस से जुड़ा हुआ। व्हाई? बिकॉज अगर हम अल्काजार को देखें तो ये आपको क्रेटा की याद दिलाएगी, चाहे वो हेडलैम्प क्लस्टर हो या ओवरऑल शेप हो। नया डिजाइन भले न लगे लेकिन एसयूवी टाइप की फील इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है जो कि आपको डिमेंशन के कंपैरिजन दिखाते हैं, दोनों का डिमेंशन आपको बताते हैं। ये लंबी भी है, चौड़ी भी है और इसका व्हील बेस भी ज्यादा है। यानी कारंस जो है डिमेंशन के हिसाब से जो अभी इसका चेहरा लग रहा है उतनी कॉम्पैक्ट है नहीं, ये आपको बड़ी दिखेगी। वैसे एसयूवी की शक्ल या फील देने में अल्काजार की दो और चीजें मदद कर रही है। एक तो इसका 18 इंच का व्हील है और साथ में साइड बोर्ड, जो साइड बोर्ड इसमें नहीं है, प्लस जो व्हील है इस कारंस में वो आपको 16 इंच का देखने को मिल रहा है। पेपर पर तो किया कारंस का डिमेंशन बड़ा है, लेकिन रिजल्टेंट जो स्पेस है वो कितना अलग है। तो सबसे पहले मैं उसके लिए यहाँ इस लगेज स्पेस को ही चेक करता हूँ अंदर बैठने से पहले, क्योंकि 7 सीटर है। यहाँ पर आमतौर पर लोग फैमिली के साथ सामान लेके लंबी दूरी पर जाना चाहते हैं, वहाँ स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मैं इस अल्काजार के इस पैनल को निकालता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील यहाँ नहीं बल्कि नीचे देखने को मिलेगा, जिससे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सामान रखने की जगह यहाँ पर भी मिल रही है, टूल बॉक्स यहाँ पर है। अब इस पैनल को मैं कारंस में डालता हूं और आप देख सकते हैं जगह फिर भी कारंस में थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये सिंपल लेकिन आई गेस विजुअली बताने के लिए काफी है कि कारंस में जो जगह है पीछे आपको थोड़ी ज्यादा मिल रही है अल्काजार के मुकाबले। यहाँ पर इस अल्काजार की बात करूँ, यहाँ पर पावर्ड सीट आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल रहा है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको फ्रंट में दोनों देखने को मिलेंगे। कारंस में एयर प्यूरीफायर के स्पेस को देखकर या पोजीशन को देखकर मुझे लगता है कि ये स्पेस मैनेजमेंट जो है वो शायद बेहतर मुझे महसूस हो रहा है। तो ये भी फीचर है ही। इसके अलावा कनेक्टेड फीचर्स भी आपको इसमें मिलेंगे ही। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ आपको मिल रहा है। उसके ऊपर बटन है ड्राइव और ट्रैक्शन, यानी कुल मिलाकर 6 अलग अलग मोड में आप इसे चला सकते हैं। आपके पास 360 डिग्री कैमरा का भी ऑप्शन है। तो ओवरऑल फील जो है वो मुझे एसयूवी टाइप की ज्यादा इसमें फील लगती है। अब किया कारंस के ड्राइवर सीट से कहानी। यहाँ सबसे पहले इसको एडजस्ट अगर हम करें तो यहाँ पर मैनुअली आपको इसकी हाइट को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो पावर्ड सीट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर इंफोटेनमेंट की बात करें स्क्रीन की, तो ये देखने में जिस तरह से इंटीग्रेटेड है अच्छी कॉम्पैक्ट लग रही है और अल्काजार से थोड़ी सी छोटी हो सकता है कि आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मामला जो है वो सेम ही है। इसमें भी स्टीयरिंग व्हील के साथ आप देख सकते हैं पैडल शिफ्टर्स, बिकॉज दिस इज आल्सो डीजल ऑटोमेटिक एज यू नो। वायरलेस चार्जिंग का पूरा यूनिट है और जो ये कंसोल है बीच का सेंटर पैनल, उसमें आप वेंटिलेटेड सीट्स के जो बटन्स हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग जो कैमरा है रिवर्स कैमरा, उसका व्यू देख सकते हैं। मोरलेस कलर थीम और फीचर्स के हिसाब से अल्काजार थोड़ी सी ज़्यादा लोडेड नज़र आती है। अल्काजार सेकेंड रो स्पेस अच्छी है। नी रूम के लिए आपको काफ़ी स्पेस यहाँ मिल रहा है, प्लस इसे आप स्लाइड भी कर सकते हैं। कुशनिंग आपको अच्छी लग रही है, थाई सपोर्ट भी अच्छा लग रहा है। बैक सपोर्ट लंबे लोगों के लिए उतना आरामदेह नहीं है, लेकिन हाँ इट डज द जॉब और उस हिसाब से मैं देखूँ तो काफ़ी प्लश फील दे रहा है। इसमें एक और एलिमेंट है जो इसको और थोड़ा सा लग्जूरियस बनाता है, वो बीच का जो पैनल है थोड़ा सा हाईटेक, थोड़ा सी फील इसकी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। ये जो आर्मरेस्ट है इसमें सामान रखने की भी जगह है, वायरलेस चार्जर भी है, कप होल्डर भी है, लेकिन ये जो आर्मरेस्ट है वो लंबी दूरी के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल फीचर है। क्रांति समोव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ किया कारंस। और यहाँ पे क्या कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा अल्काजार के मुकाबले, तो जो फील है यहाँ पर सिमिलर चीज़ क्या है, ट्रे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल आपको अल्काजार का सिमिलर वर्जन मिलेगा। यहाँ पे भी आपको एक सनब्लाइंड देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं उस फर्क की जो आपको कारंस में साफ सबसे पहले नज़र आता है, और वो एक तो एसी वेंट्स हैं जो आपके सर के ऊपर से आपको ठंडी हवा फेंकता है। आई थिंक ये ज़्यादा एफिशिएंट मुझे फील होता है। इसके अलावा आप एयर प्यूरीफायर जो है वो ड्राइवर सीट के पीछे आपको फिट होगा, इस वजह से ऐसा ट्रे आपको राइट साइड वाले में नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल फील अगर मैं कहूँ स्पेशियस है, कंफर्टेबल है। जो फीचर्स आपको अल्काजार में मिल रहे हैं मोरलेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, और जो फील है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस आपको अंदर नज़र आएगी, क्योंकि पूरा जो थीम है वो काफ़ी लाइट कलर का यहाँ पर रखा गया है, और उसकी शायद ज़रूरत इस वजह से भी थी क्योंकि
ऊपर छत में अगर आप देखें तो जो सनरूफ है उसका साइज अल्कज़ार के मुकाबले काफ़ी छोटा आपको नज़र आएगा। आप थर्ड रो किया कारेंस के, और ये मुझे सबसे बड़ी यूएसपी या एक खास यूएसपी इसकी ज़रूर लगती है, और वो है ये बटन। एक बटन दबाइए और जो सेकंड रो है सीट वो पूरी तरह से टम्बल डाउन कर जाती है। एंट्री ये काफ़ी आसान कर देती है इवन मेरे हाइट के इंसान के लिए भी। तो यहाँ पर जो बैक सपोर्ट है या कुशनिंग है मुझे कंफर्टेबल लग रही है। 2 लोगों के लिए आपको शोल्डर रूम भी मिल जाएगा। हेडरूम की अगर बात करें एवरेज इंडियन हाइट के लिए वो भी आपको मिल जाएगी। थाई सपोर्ट ऑब्वियसली इस रो में बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उस हिसाब से ही आपको एक्सपेक्टेड ही यहाँ थाई सपोर्ट मिलेगा, और नी रूम भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक एवरेज हाइट के लिए देखने को मिल रहा है। गाइस, आप बारी Hyundai अल्कज़ार के थर्ड रो की यहाँ पे आपको इस लेवर को आप उठाएं तो यहाँ पर फोल्ड करेगा, टम्बल करेगा, जहाँ कारेंस में सिर्फ एक बटन से आपको ये फीचर मिल रहा है। वो एक यूनिक चीज़ उसमें आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी। वो वाली सीट भी आप कारेंस और अल्कज़ार दोनों में ही टम्बल और फोल्ड दोनों कर सकते हैं, यानी पीछे अगर दोनों साइड से एंट्री आसान है, लेकिन हाँ कारेंस में इस साइड से ज़्यादा आसान है। अब इसमें थर्ड रो की एंट्री अगेन कंफर्टेबल आपको लगेगी। अब बात करते हैं स्पेस और कंफर्ट की। थर्ड रो में यहाँ पे नी रूम आपको कारेंस से थोड़ा सा कम महसूस होगा। थाई सपोर्ट लगभग वही कहानी है जो कि कारेंस में है। बैक कुशनिंग और हेडरूम आपको बहुत ही कंपेरेबल लगेगा, और जो वेंट्स हैं वो आपको साइड में देखने को मिल रहे हैं। कारेंस में आपको छत पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एसी वेंट्स का जो कंट्रोल है ब्लोअर का, उसका भी कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके गाइस, अब ड्राइव करने की बारी आ गई है इस किया कारेंस डीजल ऑटोमेटिक की, और यहाँ सबसे पहली चीज़ जो फील कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन स्मूथ ट्रांजिशन, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं। जो इसके इंजन का टॉर्क है उसको सही तरीके से हार्नेस कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और ट्रिपल डिजिट जो स्पीड है वो खट से ये पकड़ रहा है। राइड क्वालिटी की पहले मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो आपने पहला रिव्यू देखा होगा उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये अब पहले से बेहतर कंफर्ट मोड में सेटिंग, इसकी सस्पेंशन की सेटिंग मुझे महसूस होती है। सो ये ज़्यादा रिजिड आपको फील नहीं होगी, और जो ऊबड़ खाबड़ या जो सड़क टूटी हुई थी वहाँ पे भी ये काफ़ी कंफर्टेबली आपको कैरी करती है। सो किया कारेंस आई गेस एक क्रिस्प, कंफर्टेबल और तेज़ तर्रार ड्राइव इस डीजल वर्जन की मैं ज़रूर कहूँगा। तो आप कहेंगे क्या कोई कमी नहीं है, तो एक कमी शायद आप सुन पा रहे हो यहाँ पे कैबिन के अंदर जो इंजन की आवाज़ है वो आप ज़्यादा महसूस करेंगे। गाइस, अब अल्कज़ार के ड्राइव की बारी है, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो नज़र आएगी वो सिमिलैरिटी अगर मैं कहूँ तो वही इंजन की आवाज़ आप कैबिन के अंदर तक सुन ही पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो अलग नज़र आ रही है कारेंस के मुकाबले वो है इसकी राइड क्वालिटी की फील। हल्की से ज़्यादा ये एसयूवी टाइप की आपको फील होगी, थोड़ी सी ज़्यादा उस मामले में रिजिड लगेगी। गाइस, अब वही वर्ल्ड फेमस सवाल है इंडिया की, बिंदु कहाँ पे शाम कर दिया, और बिंदु ऑब्वियसली आई नो आप जानते हैं कि कहाँ पे शाम कर दिया। प्राइसिंग के ऊपर ऐसी अट्रैक्टिव, ऐसी एग्रेसिव प्राइसिंग किया ने कारेंस की कर दिया है कि उसने सबको कंफ्यूज जरूर कर दिया। अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स को, अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियों को। भले ही इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है, लेकिन प्राइसिंग तो बहुत ही आकर्षक है, और फिलहाल कंपनी कह भी रही है कि वो जल्द से जल्द डिलीवर भी कराएगी, हालांकि उसके ऊपर वेटिंग पीरियड हो गया। खैर, पॉइंट ये है कि अगर हम इन दोनों गाड़ियों को कंपैरिजन के ऊपर वापस आए तो यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि अगर फील और ड्राइव के हिसाब से या फीचर्स की कुछ एक लिस्ट के हिसाब से हो सकता है कि ज़्यादा एसयूवी, ज़्यादा लोडेड अल्कज़ार कुछ मामलों में लगे, लेकिन ओवरऑल प्राइसिंग और एमपीवी सेंट्रिक फीचर्स के साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ किया कारेंस बाजी मार रही है।